सीटेट की परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र होता है प्रीवियस ईयर पेपर। और वर्ष 2021 में जो सीटेट के ऑनलाइन पेपर संपन्न कराए गए थे उसमें कई शिफ्टों में पेपर हुए थे। अगर आप उन सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 110 नंबर से ज़्यादा ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट की परीक्षा का एक निश्चित पैटर्न होता है जिसमें कंटेंट से ज़्यादा पेडागोजी पर सीबीएसई ध्यान देती है। और ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके ही अपने अंदर समझ को विकसित कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने प्लेलिस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप उन सभी प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियोस को परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं दावे से कहता हूं कि आप 110 नंबर से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 के 20 दिसंबर 2021 को जो पेपर संपन्न हुआ था उसके सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा सभी दिन के यानी सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। जब भी सीटेट की परीक्षा में मान लीजिए हमको उत्तर नहीं आता है तो किस प्रकार से ऑप्शंस को कट करते हैं, जो उत्तर नहीं हो सकता है सबसे पहले उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। देखिए दूसरा विकल्प दिया गया है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर यानी सबसे पहले मनुष्य का हार्ट निर्माण होता है, उसके बाद से केंद्र वहीं हो गया और उसके बाद से उसके बाहर सभी अंगों का निर्माण होता है। ये विकास का सिद्धांत होता है इसलिए उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा था। ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, विकास आनुवांशिकता और संपोषण। संपोषण से यहां मतलब वातावरण से है, ठीक है, से प्रभावित होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। विकास जो होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है। चौथा विकल्प देखिए, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से उसको सामाजिक वातावरण मिलेगा और जिस प्रकार से सांस्कृतिक उसको परिप्रेक्ष्य मिलेगा उसका विकास उसी के आधार पर होता है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों से आने वाले बालक अलग अलग व्यवहार करते हैं। आप देखेंगे कि किसी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है तो उनका वहाँ पर रहन सहन अलग था, तो यानी उसका विकास उसे पूरी तरीके से प्रभावित होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा था। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ये उत्तर आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में नहीं पूछा था, तो जो विकल्प गलत है वहीं आपका उत्तर होगा। देखिए दो चीजें अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं, एक रेखीय, एक दिशीय और एक आयामी। एक दिशीय और एक रेखीय एक ही मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि विकास हमेशा एक ही दिशा में चलता है। जैसे कि मान लीजिए आज किसी व्यक्ति विशेष का शारीरिक विकास हो चुका है तो ऐसा नहीं होगा भविष्य में जाकर के कि उसका शारीरिक विकास मतलब शरीर छोटा हो जाएगा, अंग छोटे हो जाएंगे। यानी कि जो एक बार विकास हो चुका है वो रिवर्स नहीं आता है। ये एक दिशीय या फिर एक रेखीय का मतलब हुआ। और यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है एका आयामी यानी यूनिडायमेंशनल। इसका मतलब ये हुआ कि विकास कई क्षेत्रों में होते हैं, जैसे कि मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, इसके अलावा अन्य परिप्रेक्ष्य में जो विकास होते हैं, तो ये सभी आयाम बोले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का एक समय में एक आयाम में विकास हो रहा हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसका शारीरिक विकास पहले हो जाएगा फिर उसके बाद मानसिक विकास शुरू होता है, ऐसा नहीं होता है। सभी आयामों में एक साथ विकास होता है। ठीक है। और विकल्प में क्या कह रहा है कि यह एक धारणीय और एक आयामी होता है, यानी ये कह रहा है कि सबसे पहले किसी एक आयाम में विकास होगा, उसके बाद दूसरे आयाम में विकास शुरू होगा, जो कि विकल्प गलत है क्योंकि सभी आयामों में एक साथ विकास होता है। चूंकि प्रश्न में आपसे कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शीर्षगामी सिद्धांत विकास किस क्षेत्र पर लागू होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य का शारीरिक विकास होता है वो सर से पैर की तरफ होता है, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ये किससे लागू होता है? ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ, और शारीरिक विकास से यहाँ पर मतलब है गामक विकास से। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भाषा विकास गलत है, संज्ञानात्मक विकास गलत है और नैतिक विकास गलत है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, यानी कौन सी आयु भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है? पहला दिया गया जन्म से पूर्व का समय, जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है तो वो भाषा कैसे सीखेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए मध्य बचपन, ऐसा नहीं है कि मध्य बचपन में जाकर के वो भाषा को सीखेगा, ये भी उत्तर गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा प्रारंभिक अवस्था, क्योंकि बालक जब 1 से 2 साल का होता है तभी उसमें भाषा का विकास होने लगता है। वो भले ही व्यक्त नहीं कर पाता है लेकिन अपनी हाथों से या फिर अपने भाव भंगिमा से वो चीज़ों को व्यक्त करना चाहता है और धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होने लगता है। तो यानी प्रारंभिक अवस्था जो होती है वहीं भाषा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था होती है। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चौथा प्रश्न पूछा गया था, परिवार में आरंभ होने वाली, ध्यान दीजिएगा परिवार की बात की जा रही है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। देख लीजिए अभी यहां से ये अपना पहचान शुरू कर रहा है जानना, ठीक है। भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। देखिए बच्चा बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है और परिवार में वो चीज़ों को रह करके धीरे धीरे सीख रहा है, तो ये पूछ रहा है कि ये क्या कहलाती है, तो ये प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है। ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे के विकल्प क्यों नहीं हो सकते हैं इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द्वितीय समाजीकरण का मतलब ये होता है कि देखिए पहली बार जब बच्चा समाज के संपर्क में आता है तो वो अपने परिवार के माध्यम से ही आता है, और द्वितीय समाजीकरण कहने का मतलब कि जब बच्चा विद्यालय जाता है और वहां पर सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीखता है तो वो द्वितीय समाजीकरण होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में परिवार की बात की गई है, इस वजह से द्वितीय समाजीकरण नहीं होगा। तीसरा देखिए दिया गया है प्रच्छन्न अविक्र समाजीकरण। देखिए इसको अंग्रेजी में आप लेटेंट सोशलाइजेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो हिंदी शुद्ध हिंदी दिया गया है इसका मतलब होता है अव्यक्त समाजीकरण, जो कि बिना व्यक्त किए गए बच्चा समाज से अंतःक्रिया कर रहा है। यहाँ पर परिवार में वो चीज़ों को व्यक्त करता है, जब भी कोई चीज़ सीखता है तो उसके अगेंस्ट में वो कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता ही करता है, तो यहाँ पर व्यक्त समाजीकरण है ना कि अव्यक्त समाजीकरण है, इस वजह से ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। चौथा देखिए सक्रिय समाजीकरण। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी गई थी, भाषा सीखता है। देखिए भाषा कैसे सीखता है बच्चा जब बचपन में होता है, वो परिवार के लोग क्या उसको ग्रामर बताते हैं या फिर उसको वर्ण पहले बताते हैं, क ख ग घ ABCD बताते हैं, नहीं, वो परिवार में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए देख रहा है उसी प्रकार से वह धीरे धीरे अंतःक्रिया करते करते वो भाषा को सीखने लगता है। यानी कि वो सक्रिय नहीं था भाषा को सीखने के लिए, बल्कि वो जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए देख रहा है, जिस प्रकार से लोगों को एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन करते हुए देख रहा है, उसी प्रकार से वो भाषा को सीख रहा है। जबकि यहाँ पर सक्रिय का मतलब क्या हो गया, जैसे जब बालक विद्यालय जाता है तो किसी दूसरी भाषा को सिखाने के लिए, जैसे कि अंग्रेजी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले उसको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, उसके बाद से उसको ग्रामर बताया जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे भाषा वो सीखता है। यानी कि वो वहाँ पर वो सक्रिय होकर के भाषा को सीख रहा था। जबकि परिवार की यहाँ पर बात की गई है तो परिवार में वो एक्टिव नहीं है भाषा को सीखने के लिए, इस वजह से सक्रिय समाजीकरण नहीं होगा, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक समाजीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। यहां पर आप देख लीजिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने कुल 3 चरण बताए थे नैतिक विकास के। यहां पर चारों ऑप्शन को देखिए, दूरस्थ पारंपरिक चरण कोई भी चरण नहीं होता है, इसलिए पहले ही आपको कट कर देना है। पहला स्टेप जो उनके पहला चरण जो बताया गया पूर्व पारंपरिक चरण, इसमें प्रत्येक चरण में उन्होंने 2-2 उप चरण बताए थे। जैसे कि इसका जो एज होता है वो 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है, 4 से 10 वर्ष के बीच में। अब ये देखिए अगर आप छोटे बच्चे को उनके पापा के द्वारा कोई चॉकलेट दिया जाता है, और अगर वो छोटा बच्चा 2 भाई हैं और उनके पापा अगर बोलें कि छोटे भाई को भी आप दे दो, तो वो बच्चा टॉफ़ी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसे ये लगता है कि सारी टॉफ़ी उसके लिए है। तो पहला तो ये चरण हो गया कि बच्चा इकोसेंट्रिक है, यानी कि क्या है, स्वार्थी बच्चा है, ठीक है, बच्चा स्वार्थी है। ये तो पहला उनके द्वारा उपचरण हो गया। अब देखिए, अब बच्चे को अगर ये लगे कि अगर वो टॉफी नहीं देगा तो पापा उसे दंड देंगे यानी पीट देंगे, तो दंड की वजह से उसमें नैतिकता का विकास हुआ और वो कुछ टॉफी अपने छोटे भाई को दे देता है। तो जो पहला चरण था पूर्व पारंपरिक चरण, इसमें पहला उपचरण स्वार्थी और दूसरा उपचरण दंड, यानी इन दोनों के बीच में नैतिक दुविधा में बच्चा फंसा हुआ है कि वो टॉफी अपने छोटे भाई को दे अथवा ना दे। तो यहां पर देख लीजिए ये टर्म सामाजिक परिप्रेक्ष्य नहीं आता है, ठीक है, इस वजह से पहला विकल्प आपका नहीं होगा। दूसरे विकल्प की अगर बात करें, दूसरा विकल्प दिया गया है पारंपरिक चरण। पारंपरिक चरण में क्या होता है, तो इसमें जो पहला उपचरण बताया गया है वो, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि आपके पास पड़ोस में जो बहुत अच्छा बच्चा होता होगा, आपके पिता कहते होंगे कि तुम भी शर्मा जी के बेटे के जैसे क्यों नहीं हो। मतलब कि किसी ऐसे बच्चे का अनुकरण करना जो समाज से स्वीकृति प्रदान किया हुआ है, वो इसमें पहला उपचरण होता है। और दूसरा, बच्चा क्या करता है, समाज से शाबाशी प्राप्त करने के लिए जिस बच्चे का उदाहरण बार बार उसके सामने लाया जाता है वह उसका अनुकरण करने लगता है। तो ये हो गया इसका पहला चरण। और दूसरा चरण क्या होता है, उसको कुछ दिन बाद पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे यूनिक हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है। तो सब समाज के नियम कानून के अंतर्गत हम अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो ये हो गया उसका दूसरा उपचरण, ठीक है।
तो इसमें नैतिक दुविधा कैसे आई? तो मान लीजिए अगर अगर वो अपने हिसाब से कुछ अपने लिए आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ गलती हो गई, तो फिर उसे एहसास होगा कि इससे अच्छा तो मैं कॉपी कर लेता शर्मा जी के बेटे को। तो नैतिक दुविधा हो गई कि समाज जिस बच्चे को पहले से एक्सेप्ट किया हुआ है उसका अनुकरण किया जाए, या फिर अपना कुछ खुद का आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ अपने हिसाब से किया जाए। तो ये नैतिक दुविधा दोनों के बीच में हो गई। अब यहां पर देख लीजिए, प्रश्न में पूछा था कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, तो आप देखेंगे कि जो पहला इसका स्टेप था वो समाज से जो स्वीकृति प्रदान की गई है शर्मा जी के बेटे को कि वो एक अच्छा बालक है, तो उसी का अनुकरण करने की यहां पर नैतिक दुविधा हो रही थी। तो यही तो प्रश्न में पूछा गया है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित नैतिक चिंतन शुरुआत किस में होता है? तो वो पारंपरिक चरण में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? तो यहां पर देख लीजिए, जीन पियाजे ने जो इसके लिए 2 टर्म दिए थे, एक तो समायोजन और एक आत्मसातकरण, जिसे अंग्रेजी में एसिमिलेशन बोला जाता है, और एक और आत्मसातकरण का नाम समावेशन होता है। इन्हीं दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। संगठन और समाजीकरण इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा होगा, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब भी जैसे जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे का जो माइंड होता है उसमें जो चीज़ भी वो देख रहा है उसका एक इमेज सेट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उसने गाय देखा, तो उसका एक इमेज उसके माइंड में सेट हो गया कि गाय इस प्रकार का होगा, तो ये स्कीमा बन गया, ठीक है। अब प्रत्येक स्कीमा हर चीज़ के लिए अलग अलग बच्चा अपने माइंड में बनाता जाता है। अब मान लीजिए कि एक बच्ची है जो कि एक पतंग को उड़ते हुए देखा उसने पहली बार, और उसे पता था कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो वो अपने पापा से ये बोलती है, पापा देखिए वो चिड़िया उड़ रही है। तो उसके पापा बताएंगे, बेटा ये चिड़िया नहीं बल्कि पतंग है। तो पहले से उड़ने वाली चीज़ों का स्कीमा उसके माइंड में बना हुआ था कि उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। अब जब उसके पापा ने उसको बताया कि बेटा ये चिड़िया नहीं बल्कि पतंग है, तो उसका एक और स्कीमा उसके माइंड में बन गया कि पतंग भी आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली जो सूचना, ये पहली सूचना थी और ये दूसरी सूचना है, इससे कोई भी टकराव नहीं हुआ, यानी कोई भी उसमें विरोधाभास उत्पन्न नहीं हुआ। यही प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि जब नई सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है? तो इसको आत्मसातकरण कहा जाता है, अंग्रेजी में एसिमिलेशन, और एक और नाम है जिसे समावेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार आप ये कल्पना करके देखिए कि अगर मान लीजिए दोनों सूचनाओं में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता तब क्या होता। मान लीजिए अगर वही बच्ची देखती है कि एक काला चिड़िया उड़ रहा है, तो पहले से उसने अपने माइंड में ये सेटअप कर रखा था कि काली चीज़ जो चिड़िया उड़ रही है वो कोयल होती है। तो फिर एक और काली पक्षी को उड़ते हुए उसने देखा, कौवे को, तो अब वो अपने पापा से कहती है कि पापा देखिए वो कोयल उड़ रही है। तो अब उसके पापा ने ये बताया कि बेटा ये कोयल नहीं बल्कि कौवा है। तो पहले जो उसने रंग के आधार पर ये अपने माइंड में सेटअप कर रखा था कि जो काली चिड़िया होती है वो कोयल होती है, अब रंग के वजह से उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ, और अपने पुराने सूचना में जो उसने ये सेट कर रखा था कि जो काले रंग की चिड़िया होगी वो कोयल होगी, तो अब उसमें संशोधन उसने किया पहले वाले स्कीमा में कि हर काली उड़ने वाली चिड़िया कोयल नहीं होती है बल्कि कौवा भी काले रंग का हो सकता है। तो पुरानी सूचना में अगर कुछ बदलाव किया जाता है और नई सूचना को तब जोड़ा जाता है तब उसको समायोजन कहते हैं। लेकिन प्रश्न में यह बोला जा रहा है कि पुरानी सूचना में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं, यानी बिना बदलाव के शामिल जब किया जाता है तो उसको आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, समावेशन कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है, ठीक है, तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, यानी संरक्षण का अभाव है और क्रमबद्धता नहीं आया है अभी उसके अंदर। तो ये पूछ रहा है कि मीना जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास की किस अवस्था में है। यहाँ पर दूसरा विकल्प देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है, अमूर्त चिंतन आ जाता है, ठीक है। लेकिन अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव और क्रमबद्धता का अभाव नहीं होता है। लेकिन प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि मीना में संरक्षण का अभाव है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा देखिए, संवेदी गामक। संवेदी गामक का जो आयु होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि शब्दों का प्रयोग तो कर लेती है और तर्क भी कर लेती है हल्का फुल्का, लेकिन 0 से 2 वर्ष की आयु में संवेदी गामक में तर्क विकसित नहीं होता है बच्चे में, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त चीज़ों के बारे में तर्क तो किया जा सकता है,
लेकिन साथ ही साथ इसमें संरक्षण और क्रमबद्धता दोनों पाई जाती है। इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्न में संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कहा गया। ठीक है, एक ही अवस्था बचा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका सही उत्तर होगा। इसकी आयु सीमा होती है 2 से 7 वर्ष और इसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है और क्रमबद्धता स्टार्ट होती है, मतलब पूरी तरीके से क्रमबद्धता नहीं आती है लेकिन पहले चरण पर होती है, इसमें स्टार्ट हो जाती है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाकर के क्रमबद्धता पूरी तरीके से बच्चे में आ जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता है और क्रमबद्धता पूरी तरीके से नहीं आती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा थोड़ा थोड़ा तर्क करने लगता है और वो समझ जाता है कि जो वस्तु है वो एक तरीके से शब्द जो है वो वस्तुओं के प्रतीक होते हैं और शब्दों का प्रयोग वो करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बिल्कुल सही जवाब है। 8वां प्रश्न पूछा गया था, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने दिया है? तो ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आप जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में समीपस्थ विकास के क्षेत्र कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई बालक है जिसको किसी समस्या समाधान में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ तक प्रयास के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहा है, लेकिन उसको यहाँ तक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो अपने खुद के प्रयास से यहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला एरिया है इसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसी को हम लोग जेडपीडी बोलते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बाहर से जो उसको थोड़ी मदद दी जा रही है, जो जेडपीडी है, यहाँ पर थोड़ी सी बाहर से उसको मदद दी जा रही है, तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहा है, यानी पूरी समस्या को समाधान प्राप्त कर ले रहा है। यानी कि जहाँ तक वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा था और लक्ष्य के बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर उसको सहयोग की आवश्यकता होती है, उसी क्षेत्र को जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। ऑप्शन 4 लेव वाइगोत्स्की के द्वारा इसका कॉन्सेप्ट दिया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। 9वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? पहला विकल्प देखिए, अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। दूसरा विकल्प देखिए, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम को समाज के अंतःक्रिया के माध्यम से ही बताया था कि अधिगम जो होता है, बच्चे जो होते हैं सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करके ही सीखते हैं, अधिगम करते हैं। तो यानी सामाजिक क्रिया है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? देखिए, शिक्षा को हमको बढ़ावा देना है, तो ऐसा कौन सा विकल्प होगा चारों में जो कि शिक्षा को बढ़ावा देगा? पहला कह रहा है कि निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। आप हर दिन प्रतियोगिता का आयोजन कर लीजिए, क्या इससे बच्चा सीखेगा? नहीं, उसमें बस एक तरीके से होड़ मची रहेगी कि वो आगे निकले, लेकिन वो कुछ सीखेगा नहीं, उसको वो रटने लगेगा। जबकि बच्चे को हमको अच्छे से अधिगम कराना है, उसको सिखाना है, शिक्षण को बढ़ावा देना है, वो चीज़ों को रटने लगेगा। इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता, पहला विकल्प गलत। दूसरा देखिए, मौखिक दंड का प्रयोग करके आप बच्चे को बार बार, मौखिक दंड का मतलब क्या हुआ? आप उसको पीटेंगे नहीं, लेकिन मौखिक तौर पर उसको हतोत्साहित करने लगेंगे, जैसे कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, बार बार आपको उसको मौखिक रूप से दंडित करेंगे, तो इससे भी बच्चा हतोत्साहित होगा। जबकि एनसीएफ 2005 ये कहती है कि बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है, ना कि बार बार उसको मौखिक रूप से दंड दे करके, उसको अपशब्द बोल करके आप उसको हतोत्साहित नहीं कर सकते। तो ये भी एक निगेटिव ऑप्शन था, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या। यहाँ पर एक रूपी का मतलब सबके लिए यूनिवर्सल और मानकीकृत, मतलब स्टैंडर्ड यहाँ पर करिकुलम की बात की जा रही है, जो कि गलत होगा। क्यों? देखिए, प्रत्येक कक्षा में बच्चे अलग अलग मानसिक स्थिति के होते हैं, यानी उनका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। अब सबको एक ही विधि से पढ़ाया जाए, एक मानकीकृत विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल होता तो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, देखिए यहाँ पर 2 वर्ड यूज किए गए हैं, 2 एक तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किए गए हैं, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसके बारे में आप समझ लीजिए, आपको उत्तर आ जाएगा। अधिगम का मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि अधिगम हो चुका है, यानी कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो आपने पूरे वर्ष के दौरान अधिगम कर लिया, यानी उस कक्षा के संबंधित विषयों को सीख लिया है। अब जब आपका अधिगम हो गया है, यानी कि अंतिम में जो आपका मूल्यांकन होता है, वो अंतिम जो परीक्षा होती है
वर्ष के अंत में, उसे अधिगम का मूल्यांकन बोला जाता है। और यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है अधिगम के लिए मूल्यांकन, यहाँ पर देखिए अधिगम हुआ नहीं है बल्कि अधिगम के लिए। जब बच्चा कक्षा में सीख रहा है तो उस समय, सीखते समय उसको क्या क्या कठिनाई आ रही है, उसके मूल्यांकन के लिए उसके लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको अधिगम के लिए मूल्यांकन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछा गया था कि शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम का उदाहरण कौन सा सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ परीक्षा के अंत में, वर्ष के अंत में परीक्षा में मूल्यांकन ना करके जब बच्चा अधिगम कर रहा है यानी कक्षा में ही उसका बार बार मूल्यांकन किया जाए कि बच्चे को कहां पर कठिनाई आ रही है और उसी समय उसका हल निकाला जाए, तो यह शिक्षण को बढ़ावा देगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। यानी कि यह बोला जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि पहले संज्ञानात्मक विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब आपको थोड़ा सा मैं और आसान कर देता हूं, यहां पर किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि पहले विचार का विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। देखिए, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में सिर्फ 2 मनोवैज्ञानिक ने बात की थी, पियाजे और लेव वाइगोत्स्की। बाकी के दो ऑप्शन है एरिक्सन और बेंडूरा, इसको तो आपको पहले ही कट कर देना है। पहले और दूसरे ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने यह कहा कि पहले भाषा का विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार का विकास होता है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अगर उसको भूख लगी है लेकिन वो बोल नहीं सकता, तो किसी भी प्रकार से वो अपने भूख को व्यक्त करता है रो करके, तो उस समय संवेदी गामक स्थिति में उसकी जो भाषा है वो इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को प्रकट करता है। अपने भाषा को इंद्रियों के माध्यम से यानी रो करके वो प्रकट कर रहा है, तो उसमें भाषा तो है, लेकिन अब उसके विचार को समझने के लिए हमारे पास हम सक्षम नहीं है, मतलब वो अपने विचार को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। यानी बचपन में पहले उसके पास भाषा का विकास होगा, फिर बाद में जब वो बोलने लायक होगा तब उसमें विचार विकसित होगा। तो ये कौन मानते थे? ये लेव वाइगोत्स्की मानते थे। तो ये भी उत्तर नहीं होगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ये कह रहे हैं कि पहले भाषा का विकास हो रहा है तब विचार का विकास हो रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की ऑप्शन से कट गया, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ये मानते थे कि पहले मनुष्य में विचार यानी संज्ञानात्मक विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है। जैसे कि देखिए, अगर एक लेबर है, ठीक है, एक मजदूर है, वो दिन भर काम करके इतना थक गया कि अचानक वो बोला कि आज यार मेहनत करके मैं बिल्कुल मर गया। अब यहां पर देखिए भाषा क्या हुआ, भाषा के माध्यम से वो ये बोल रहा है कि वो मर गया। अब अगला जो बंदा है वो उसको 2 प्रकार से उसकी भाषा को रिसीव कर सकता है। हो सकता है कि मरने का मतलब वो मृत्यु ले ले, या फिर ये समझ ले कि मरने का मतलब वो थकान के सेंस में भी ले सकता है। तो अब ये देखिए, अब उस मजदूर ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, किस विचार के तहत वो बोला था कि वो मर गया आज। तो पहले विचार आएगा, मतलब कि दोनों में से ये दोनों विचार हैं। अब इन दोनों विचार में से वो थकान के सेंस में बोला हुआ था, ठीक है, तो पहले विचार आया फिर उसके बाद से भाषा आई। ये किसने कहा? पियाजे ने कहा था। तो यही प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार पहले संज्ञानात्मक विकास होता है फिर भाषा का विकास होता है, तो ये पियाजे के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जो उचित नहीं होगी वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए, सबसे पहले जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है इसको समझ लीजिए। आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि लड़कियां ज़्यादा आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ाई करती हैं और लड़के साइंस साइड से पढ़ाई करते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता है, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, लेकिन एक मान्यता है कि गर्ल्स जो है वो आर्ट साइड से पढ़ाई करती हैं और लड़के जो है वो साइंस साइड से पढ़ाई करते हैं। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता इसी को बोला जाता है, जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ना हो लेकिन फिर भी समाज में इस प्रकार का मान्यता व्याप्त हो, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो पहला देखिए, पहला दिया गया जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। तो ये तो सही होना चाहिए ना, चुनौती दिया जाएगा तभी वो जेंडर रूढ़िवादिता को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। ये होगा, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया था, ठीक है। दूसरा देखिए, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना।
पहले से ही बालक और बालिका के स्ट्रेंथ पर समाज को शक था, और अब जब आप उसको अलग अलग बैठाएंगे तो ये जो बीच की खाई है वो और ज़्यादा व्याप्त हो जाएगी। तो यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा था तो हमको अलग अलग नहीं बैठाना चाहिए, यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा देख लीजिए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। जितना आप चर्चा करेंगे उतना ही रूढ़िवादिता को कम किया जा सकता है, यानी ये भी पॉजिटिव उत्तर था, ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखिए, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। यहां पर कह रहा है कि ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिससे लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। यहां पर परंपरावादी भूमिका कहने का मतलब कि जैसे महिला जो होती है वो घर में चूल्हा चौकी के लिए केवल रहती हैं, लेकिन अगर आप उनको इस प्रकार का उदाहरण दें कि महिलाएं आज सेना में भी जा रही हैं, महिलाएं आज इंजीनियर भी बन रही हैं, महिलाएं रेलवे बैंकिंग में भी काम कर रही हैं, तो ये गैर परंपरागत उदाहरण हो गया। यानी आप उनको उनकी जो रूढ़िवादिता है उसके अगेंस्ट में जाकर के उनको प्रूफ दे रहे हैं, उनको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि आज महिलाओं के संदर्भ में जो रूढ़िवादिता फैली हुई है वो पूरी तरीके से गलत है। तो ये भी पॉजिटिव उत्तर था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना चाहिए, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान पर उनकी सहायता करती है। ध्यान दीजिएगा, पारो के जो पिता हैं वो एक बढ़ई की दुकान चलाते थे और पारो जो है उनकी सहायता करती थी उनके दुकान में। आगे देखिए, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसको गणित के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आते हैं क्योंकि वो टुकड़ों को माप सकती है। आगे देखिए, उसे हाल में EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS आर्थिक रूप से कमजोर जो स्कीम जिसके तहत 10% आरक्षण दिया जाता है, स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खास करके गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला कह रहा है कि पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। देखिए, अगर यही अध्यापक कहने लगे तो फिर अध्यापक का काम या फिर विद्यालय का काम क्या रह जाएगा? उनकी क्षमता है या नहीं ये तय करना विद्यालय का काम नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता के अनुसार उनको अधिगम कराना ये विद्यालय का काम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन निगेटिव में था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखिए, पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वेधन का बढ़ावा देना चाहिए। दोहराव का मतलब रटने पर जोर देने की बात की जा रही है। दोहराव मतलब उसी चीज को बार बार दोहराना। अधिगम कराना है, बच्चे को मशीन नहीं बनाना है। जहां पर भी दोहराव, रटना, बार बार परीक्षा देना, इस प्रकार के टर्म यूज किए जाए वो आपका उत्तर निगेटिव होता है, कभी भी नहीं होगा। कभी भी सीटेट की परीक्षा में इस प्रकार के निगेटिव उत्तर को आपको नहीं चुनना होता है। चौथा विकल्प देखिए, पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहती है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान जो है वो उसकी जमा पूंजी है। आपको उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही आगे आने वाले ज्ञान को उसको बताना है, ताकि जितने अपने सामाजिक परिवेश से वो जुड़ा रहेगा और उसके माध्यम से वो अधिगम करेगा, उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो चौथा भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर, देखिए वही चीज मैं कह रहा था कि जो चीजें उसने परिवेश से सीखी हैं, यानी विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन करना चाहिए। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? तो यहां पर देख लीजिए, ध्वनि की बात की जा रही है, यानी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी बात की गई है। लय और शब्दों के अर्थ की बात की जा रही है। तो ये सभी किस बुद्धि के मूल हैं? तो ये भाषिक बुद्धि के मूल हैं। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? यानी किस माध्यम से मूल्यांकन सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए, मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, जहां पे भी स्मरण, रटना और बार बार दोहराना, मशीनीकरण के माध्यम से बच्चों को सिखाना, ये सभी निगेटिव उत्तर होता है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, मानक परीक्षण। मानक कहने का मतलब कि एक स्टैंडर्ड के माध्यम से एक स्टैंडर्ड परीक्षा बनाया जाए और उसी के माध्यम से सबका आकलन किया जाए। क्या यह संभव है? सभी बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो ये मानक परीक्षण तो आपका फाइनल एग्जाम के लिए सही है, लेकिन जब बच्चा क्लास में अधिगम कर रहा है तो उस समय आप मानक परीक्षण का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबका मानसिक स्तर अलग है। इस वजह से ये निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है,
अगला देखिए, एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न, वस्तुपरक प्रश्न। एक शब्दोत्तर कहने का मतलब कि जैसे अगर मैं ये पूछूं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली। इसी प्रकार से पूछूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ। तो ये एक शब्दोत्तर वाले प्रश्न हो गए, जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका उत्तर एक शब्द में ही दिया जा सकता है। तो इसमें बच्चे को ज़्यादा मानसिक चिंतन की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, इसमें एक तरीके से रटने पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस वजह से ये भी निगेटिव है, इसका उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, सहयोगी प्रायोजित कार्य, यानी बच्चा जितना सहयोग करेगा, जितना सहभागिता दिखाएगा प्रायोगिक कार्यों में या फिर कक्षा में होने वाली गतिविधियों में, उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा और उसका आकलन और ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। तो ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। दूसरा विकल्प देखिए, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। केवल अंक दे करके और छात्रों को एक तरीके से तुलना करके कि कौन छात्र फर्स्ट है, कौन सेकंड है, ये सतत मूल्यांकन का कभी भी लक्ष्य नहीं होता है। सतत मूल्यांकन का ये लक्ष्य होता है कि कक्षा के दौरान लगातार उसका मूल्यांकन किया जाए कि कहाँ पर उसको कठिनाई आ रही है अधिगम करने में। ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, बार बार उसका परीक्षा लेना सतत मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि आप पेपर पेंसिल पर कितनी बार परीक्षा लेंगे। सतत मूल्यांकन हर वो गतिविधि के दौरान उसका मूल्यांकन होता है जब वो कक्षा में कोई भी गतिविधि कर रहा है, यानी कि लगातार उसका मूल्यांकन किया जाए कि कहाँ पर उसकी कठिनाई आ रही है। इसके लिए पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। वो अगर किसी खेल के मैदान में भी है और वहाँ पर भी कुछ अनुक्रिया कर रहा है तो उस समय भी उसका मूल्यांकन होना चाहिए, तो वहाँ पर पेपर पेंसिल तो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, समय समय पर बच्चों के स्मरण एवं प्रत्याहान की योग्यता का मापन। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी रटने, स्मरण जैसे शब्द दिख जाए वो उत्तर निगेटिव होता है, आपको देखते ही कट कर देना है। एक ही विकल्प बचा, अध्यापन के दौरान। देखिए जो बात मैं बोल रहा था, अध्यापन यानी कक्षा में जब टीचर अध्यापन कार्य कर रहा है उसी के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों यहाँ पर मैं बिल्कुल कंफर्म कर दूं कि जो भी उत्तर मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो सीबीएसई के द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया गया था उससे कंफर्म करने के बाद ही मैं बता रहा हूं। तो आप किसी भी उत्तर पर संदेह मत करिएगा, 100% जो भी उत्तर बताया जा रहा है वो सही है सीबीएसई के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, यानी कि मास्टरी ओरिएंटेड गोल के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक क्षेत्र में बच्चा इतना प्रवीण हो जाए, इतना मास्टरी प्रदान कर ले कि भविष्य में जाकर के वह अपना और अपने परिवार का रोजी रोटी चला सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, ऑप्शन एक इसका बिल्कुल सही जवाब है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समावेश का नियम है। आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा, जिसमें बिना किसी भेदभाव को सभी छात्रों को जिनका मानसिक स्तर अलग अलग है या फिर कोई भी चुनौती है उन सबको एक साथ कक्षा में शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर देख लीजिए पहला विकल्प दिया गया है विभेदन यानी भेदभाव। तो समावेशी शिक्षा इसका पूरी तरीके से विरोध करता है कि बिना किसी भेदभाव को सबको एक ही शिक्षा देनी चाहिए, तो ऑप्शन एक गलत हो गया। दूसरा देखिए मानकीकृत अनुदेश, यानी कि बोला जा रहा है कि सबके लिए एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि सबको एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसे कोई दृष्टिबाधित बालक है तो उसको जो सामान्य पुस्तक आती है उसको पढ़ने में उसको समस्या आएगी, तो उसके लिए ब्रेल लिपि वाली पुस्तक ही देना होगा। तो मानकीकृत अगर रहता तो सबको एक पुस्तक देना पड़ता, तो ये संभव नहीं था। ठीक है, इस वजह से दूसरा विकल्प गलत हो गया। चौथा विकल्प देखिए पृथक्करण और नामित करना। पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना, जो समस्या बालक फेस कर रहे हैं समस्या के आधार पर अलग करना, जो जबकि समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सबको एक साथ लेकर के चलना है। इस वजह से ये भी उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। समावेशी कॉन्सेप्ट पर ही अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे पहला ऑप्शन दिया गया है घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं। समावेशी शिक्षा कहता है कि कोई भी समस्या है बालक को सभी बालकों के साथ एक साथ शिक्षा देनी चाहिए, तो ये घर पर शिक्षा की तो बात आनी ही नहीं चाहिए। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि समावेशी
के अंतर्गत सभी बालकों को, चाहे कोई भी समस्या हो, सभी बालकों को एक साथ शिक्षा देनी जानी चाहिए। तो उसे अलग संस्थान की बात अलग संस्थान में डालने की जरूरत ही नहीं है। ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए। यहाँ पर विशेष प्रावधान कहने का मतलब कि जैसे उसको देखने में दिक्कत आ रही है तो ब्रेल लिपि के माध्यम से उसको पुस्तक प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो छू करके, स्पर्श करके पढ़ सके शब्दों को, वर्णों को। और ये कह रहा है कि विशेष प्रावधान, बिना किसी विशेष प्रावधान, यानी कि ब्रेल लिपि पुस्तक उसको नहीं देना चाहिए। तो क्या ये संभव है कि वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो ये इस वजह से भी ये चौथा विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, समावेशी प्रावधानों का पालन करते हुए नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर उसको देखने में दिक्कत है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, जो कि समावेशी प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी में सहायक होगी? पहला विकल्प देखिए, कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना। कल्पनाशील का मतलब यहाँ पर यह है कि बच्चे जितना ज़्यादा कल्पना करेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी मशीन को बनाना है, तो मशीन किस प्रकार से फंक्शन करेगा, किस प्रकार से उसमें समस्याएं आ सकती हैं, ये प्रैक्टिकली अभी नहीं है, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, बालक कल्पना कर रहा है, और कल्पना के माध्यम से ही वो सभी समस्याओं को पहले से ही जान रहा है। तो जितना ज़्यादा कल्पनाशील बालक होगा वह उतना ज़्यादा क्रिएटिव होगा, सभी परिस्थितियों को पहले से ही उस पर विचार विमर्श कर रखा होगा। तो ये यानी कि सही होगा। दूसरा देखिए, विचार मंथन पर बल देना, ये भी क्रिएटिविटी के अंतर्गत आता है। तीसरा देखिए, अभिसारी चिंतन पर बल देना। अभिसारी कहने का मतलब कि किसी प्रॉब्लम का एक सलूशन मात्र कहा जा रहा है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सोचा जाए तो वो अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है, यानी एक प्रॉब्लम के अलग अलग नए मौलिक तरीके खोजना, वो सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। और अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता नहीं है, वो किसी समस्या का एक ही समाधान करने की बात कर रहा है, यानी रटी रटाई चीज़ों पर फोकस करने की बात कर रहा है। इस वजह से ये उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, असहमति के प्रति सहनशील। असहमति कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट, कोई विधि बालक के द्वारा सोचा गया, तो वह अगर किसी के द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है, यानी असहमति दर्ज कराया जा रहा है, तो उसके प्रति वो सहनशील होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई उसके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो उससे लड़ने लगे, बल्कि सहनशील होकर के अपना तार्किक चीज़ प्रस्तुत कर सकता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, तब वो चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होंगी और बच्चा और ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा। तो ये भी विकल्प सही हो गया। अब देखिए, पहला, दूसरा और चौथा आपका सही उत्तर होगा। दिए गए ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक स्वैर चिंतन आत्मविभोह, जिसे अहम केंद्रित बोला जाता है, यानी जो बच्चा अपने में ही मगन है, वाले छात्र को आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलाप, यानी कक्षा के सभी बालक समूह में कार्य कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, को करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, उस बालक को दिक्कत हो रही है समूह में रहने में, ठीक है, की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? जो निगेटिव उत्तर होगा वहीं आपका उत्तर होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया। ठीक है, पहला दिया गया है, सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना। ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। यहाँ पर प्रतिकारी का मतलब हो गया रेमेडियल टीचर की बात की जा रही है, यानी कि अगर उसको कुछ समस्या आ रहा है तो रेमेडियल अलग से एक टीचर बुलाया जाए और उसकी सहायता की जाए। ये भी पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। अब 2 विकल्प बचा, दूसरा और तीसरा। इसमें देखिए दोनों निगेटिव में है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि कौन ज़्यादा निगेटिव है। दूसरा विकल्प देखिए, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना। यहाँ पर देखिए, बच्चे को जब समूह में कठिनाई आ रही थी तो ये बोला जा रहा है कि कम शोर वाले विश्रांत वातावरण, यानी कि जहाँ पर बच्चे कम हो, जहाँ पर शोर कम हो रहा है, वहाँ पर उसको भेजने की बात की जा रही है। जबकि लेव वाइगोत्स्की ये कहते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं, यानी कि समाज के बीच में उसको सामूहिक क्रियाकलाप में ही रह करके सीखना चाहिए। तो ये तो थोड़ा निगेटिव है, ठीक है, थोड़ा निगेटिव है, इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ। अगला विकल्प देखिए, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है। क्यों? क्योंकि हम लोग समावेशी कक्षा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। समावेशी कक्षा ये कहता है कि किसी भी बालक को, चाहे जो भी कठिनाई हो, आपको सभी बालकों के साथ एक साथ पढ़ाना है, कभी भी भेदभाव करके उसको विशिष्ट स्कूल में नहीं भेजना है। तो सबसे ज़्यादा निगेटिव तो यही हो गया, सबसे ज़्यादा निगेटिव है, इस वजह से यही हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा विकल्प है वो भी निगेटिव था, लेकिन तीसरे विकल्प की तुलना में कम निगेटिव था। इस वजह से जो
दूसरा विकल्प है ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा निगेटिव है, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या कहना चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों की सहभागिता कक्षा में होनी चाहिए। सहभागिता कैसे होगी? जब बच्चा प्रश्नों का उत्तर देगा और शिक्षक से प्रश्न पूछेगा तो उसको प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 1 ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न एसर्शन और रीजन पर बेस्ड पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए कथन जो दिया गया है ये ए है, ठीक है, और यहाँ पर जो कारण दिया गया है ये बी ना होकर के रीजन है, आर से है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न को पढ़ते हैं। कथन ये दिया गया है कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने यानी रटने की बजाय रटने और पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। और इसका कारण ये दिया गया है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। अब इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प को चुनना है। पहला विकल्प ये दिया गया है कि ए और आर यानी कि जो कथन है और जो रीजन है दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को क्रियाशील होना चाहिए क्योंकि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील और सामाजिक होता है, तो दोनों सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। और आगे कह रहा है कि और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि जो रीजन है वो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसकी सही व्याख्या करता है, तो ये तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा देखिए दिया गया है ए और आर दोनों सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, और ये कह रहा है कि आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, जो कि गलत है क्योंकि दोनों सही था। और चौथा देखिए ए और आर दोनों गलत है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। यानी कि देख लीजिए कि मान लीजिए एक विषय में कोई आपको संप्रत्यय पता है, जैसे गणित में आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए और विज्ञान में जब वही कॉन्सेप्ट आया तो आप विज्ञान में उसी कॉन्सेप्ट को जो निरूपित करते हैं वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है खंड, यानी कि चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, तो ये तो उत्तर होगा नहीं, ठीक है। अगला देखिए अग्रवर्ती आयोजक, यानी कि एडवांस ऑर्गेनाइजर्स इसको अंग्रेजी में कहेंगे, जो कि नहीं होगा। मतलब कि आप पहले से कुछ चीज़ आयोजित कर रहे हैं, तो ये मतलब नहीं है कि आप किसी एक विशेष विषय का ज्ञान दूसरी विषय में निरूपित कर रहे हैं, तो ये तो उसका मतलब नहीं हुआ, इस वजह से गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है स्मृति सहायक, इसको अंग्रेजी में न्यूमोनिक्स कहते हैं, यानी किसी वर्ण या फिर शब्दों का या फिर किसी विशेष सिंबल का कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना निमोनिक्स कहलाता है, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। चौथा बचा संकल्पना मानचित्र, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी विशेष विषय का ज्ञान जो था, मान लीजिए गणित का आपको ज्ञान था, तो आप उसको कल्पना कर रहे हैं और एक तरीके से मैपिंग कर रहे हैं उस विज्ञान विषय से संबंधित संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट से, तो यही आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4 संकल्पना मानचित्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। पहला विकल्प दिया गया है, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो यहाँ पर जो रोशनी थी वो परिश्रम क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे घड़ी का लालच है। घड़ी जो है वो एक बाह्य प्रेरणा है, ठीक है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न में आंतरिक प्रेरणा की बात की गई है। ये घड़ी पाने के वजह से परिश्रम कर रही है जो कि बाह्य प्रेरणा था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। यहाँ पर देखिए टीवी देखने देना, ये एक बाह्य कारक का कार्य कर रहा है। उसे पता है कि जब मैं होमवर्क कर लूँगा तो मुझे टीवी देखने को मिलेगा, तो ये भी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर ला कर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें भी बाह्य एक तरीके से मोटिवेशन ही काम कर रहा है कि स्टार्ट बोर्ड पर अपना नाम देखना चाहती है, ठीक है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। चौथा देखिए, अपनी परियोजना
कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी उसको लालच नहीं है किसी बाहरी चीज़ का, वह खुद की अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है, नई नई जानकारियों में रुचि रखता है, इस वजह से विभिन्न स्रोत की तलाश कर रहा है। तो यही आपका इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है, यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती है। यहाँ पर देखिए, जो निगेटिव उत्तर होगा, विकल्प होगा, वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चिंता का सामना करना है। ठीक है, पहला देखिए, छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, ये तो पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देखिए, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, यानी किस वजह से चिंता हो रही है, उसका स्रोत क्या है, चिंता का स्रोत क्या है, उसको पहचानने में मदद करना, ये भी सही था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, ये हमारा निगेटिव उत्तर है। क्यों? क्योंकि एक तो बच्चा पहले से ही परेशान है, अब बार बार उसका जो उसने परफॉर्मेंस दिया है उसका दूसरे बच्चे से आप तुलना करेंगे कि मतलब देखो तुमसे कितना अच्छा बच्चा परफॉर्म किया है, वो फर्स्ट आया, तुम फेल हो गए हो। तो बार बार जब आप उसका तुलना करेंगे तो वो पहले से ही चिंता में था और ज़्यादा चिंता में चला जाएगा। तो ये नेगेटिव उत्तर है, इस वजह से यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रचिता एक गणित अध्यापिका, यानी जो रचिता है वो एक गणित की टीचर है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। ठीक है, यानी ये जांच रही है कि बच्चे त्रुटि क्यों कर रहे हैं भाषा कथन वाले प्रश्नों को सॉल्व करने में, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। पहला दिया गया है, मतलब टीचर का क्या उद्देश्य था, ये सब कुछ विश्लेषण करने का, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, अधिक त्रुटियों वाले बच्चों को कम त्रुटियों वाले बच्चों से पृथक करना। देखिए, बार बार मैं कह रहा हूं कि जहां पर भी बच्चों को अलग करने की बात की जाए वो बिल्कुल गलत है। लेव वाइगोत्स्की इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहे थे कि सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही बच्चे सीखेंगे, और आप उसको पृथक कर रहे हैं, यानी कि समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को भी आप नकार रहे हैं, इस वजह से निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, यहां पर देख लीजिए दंड की बात जहां पर आ गई वो कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 दंड का पूरी तरीके से निषेध करता है, विरोध करता है। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना, बार बार उसको प्रश्न देना, तो आप जितना ज़्यादा प्रश्न देंगे उसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको ज़्यादा प्रश्न दे रहे हैं, वो रटने लगेगा चीज़ों को, बार बार वही चीज़ जब हल करेगा तो एक तरीके से वो यंत्रवत हो जाएगा, उसी चीज़ को मशीन की तरह वो सॉल्व करने लगेगा, जबकि उसमें उसका सुधार नहीं हुआ कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो इस वजह से निगेटिव उत्तर था, ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चौथा देखिए, त्रुटियों को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। यही टीचर का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चा आखिर त्रुटि क्यों कर रहा है, बार बार वही गलती क्यों कर रहा है। तो इसी गलती को समझने के लिए, क्योंकि जो बच्चे गलती करते हैं वो किस प्रकार से बच्चे सोच रहे हैं, उनका चिंतन समझने के लिए अध्यापिका उनका विश्लेषण कर रही थी त्रुटियों का। यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि पॉजिटिव में था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 28वां प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। पहला कह रहा है परीक्षा के लिए पढ़ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सतत विकास की बात की जाती है। सतत विकास में आपका परीक्षा के लिए ही मूल्यांकन नहीं है, बल्कि आपकी कक्षा के दौरान लगातार सतत मूल्यांकन की बात की जाती है। ठीक है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, स्मरण आधारित शिक्षा, मैं बार बार कह रहा हूं जहां पर भी स्मरण रटने की बात होती है वो कभी विकल्प सही हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। तीसरा देखिए, वेधन एवं अभ्यास, यहां पर बार बार अभ्यास यानी कि यंत्रवत, बार बार उसको प्रैक्टिस और ड्रिल की बात की जा रही है, जो कि गलत है। ठीक है, उत्तर नहीं हो सकता, एक ही उत्तर बचा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी संप्रत्ययी समझ। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। पहला दिया गया व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा। व्याख्यान हम लोग प्राइमरी बच्चों की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5, जिसमें लेक्चर दे करके आप बच्चे को समझा देंगे तो वो समझेगा नहीं, यानी अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं, इस वजह से विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, पुनरावृत्त यंत्रवत अभ्यास, यहाँ पर मशीन की तरह आप बच्चों को नहीं सिखा सकते, बार बार उसकी पुनरावृत्ति करना, बार बार उसको दोहराना, यंत्रवत याद कराना, ये सभी निगेटिव होते हैं, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए, जब वे कार्य और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं। देखिए, बच्चे जितना सहभागिता दिखाएंगे उनका अधिगम उतना ही अर्थपूर्ण और स्थायी होता है। तो बच्चे जिस भी कार्य में
स्वयं करते हैं, खुद क्रियाशील होकर के करते हैं, वो अधिगम अर्थपूर्ण होगा, ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा देखिए, कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाएं। बार बार जब बच्चे को इनाम दिया जाएगा तो वह उसका आदी हो जाएगा और उसके लिए वो मोटिवेशन का काम बाद में जाकर के नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बार बार इनाम दिया जाना ये अर्थपूर्ण अधिगम नहीं हो सकता। ऑप्शन गलत हो गया, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न पूछा गया था, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित यानी खुद से वो चीज़ों को खोज करके अधिगम कर रहा है की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देता है? पहला है यंत्रवत अधिगम। देखिए जब वो खुद से स्वनिर्देशित है, खुद से चीज़ों को सीख रहा है, तो वो याद कहाँ कर रहा है? यंत्रवत का मतलब हो गया कि बार बार मशीन की तरह काम करना, जो कि ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम। यहाँ पर देखिए प्रतिस्पर्धा कम से कम 2 बच्चों में होती है, लेकिन बच्चा स्वनिर्देशित है, खुद से ही अधिगम कर रहा है, यानी उसका जो प्रतिस्पर्धा है वो खुद से है ना कि दूसरे से है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। चौथा देखिए निर्देशात्मक अधिगम। निर्देशात्मक अधिगम उसको कहा जाता है जहाँ पर टीचर निर्देश के माध्यम से बच्चों को अधिगम कराते हैं, लेकिन बच्चा स्वनिर्देशित है यानी स्व अधिगम के लिए प्रेरित है। इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा अन्वेषित अधिगम यानी कि डिस्कवरी लर्निंग। बच्चा स्वनिर्देशित है और खुद से चीज़ों को खोज रहा है, सीख रहा है, इस वजह से अन्वेषित डिस्कवरी लर्निंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।